Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will revise the chapter Kings and Chronicles. Very short, one word questions or some special definitions. Question 1. Define Sab-e Barat. शब बारात क्या होती है? शब बारात इज़ द फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट होती है ऑन द 14 शाबान द 8th मंथ ऑफ हिजरी। 8th मंथ ऑफ हिजरी, हिजरी का 8वां महीना। हिजरी क्या होता है? यानी इट इज़ ए कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर उसे बोला जाता है हिजरी कैलेंडर, एंड इज सेलिब्रेटेड विद प्रेयर्स एंड फायर वर्क्स। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है प्रेयर्स के साथ और फायर वर्क्स के साथ। फायर वर्क्स इन द सबकॉन्टिनेंट में इट इज़ द नाइट, ये रात होती है, व्हेन द डेस्टाइन्स ऑफ द मुस्लिम्स, जब ये निश्चित होता है कि मुस्लिम्स का अब आगे डेस्टाइन यानी भाग्य क्या होगा फॉर कमिंग ईयर, यानी आने वाले वर्ष में वो उनके साथ उनको जो गॉड है या अल्लाह है उनको क्या नई चीज़ें प्रदान करेगा। आर सेड टू बी डिटरमाइंड, और ये चीज़ें इसी रात यानी शाबान 14 शाबान को, जो कि हिजरी कैलेंडर था, उसमें निश्चित होती हैं। ये उनका बिलीफ है, ये माना जाता है ऐसा। एंड सिंस फॉरगिवन, और उनके जो सिंस हैं यानी जो उन्होंने पाप किए हैं उनको भी माफ़ कर दिया जाता है। क्वेश्चन 2. मेंशन द मीनिंग ऑफ शाहजहांस ज्वेल्ड थ्रोन। जो शाहजहां का ज्वेल्ड थ्रोन था, उसने रत्न जड़ित एक राजगद्दी तख्त बनवाया था, उसका क्या नाम था? तख्त ए मुरासा, उसका नाम था तख्त ए मुरासा। डिफाइन जश्न ए वजन। जश्न ए वजन मीन्स, इसका मीन्स होता तुलादान। तुलादान का मतलब बादशाह को, या प्रिंस थे, राजकुमार थे, या कोई नोबल होते थे, वे अपने बर्थडे पर या किसी स्पेशल फेस्टिविटीज़ पर अपने आप को सोने से, चांदी से, या किसी भी फूड ग्रेन से या कि स्वीट से अपने आप को वेट करते थे, अपना तुलादान होता था। और फिर उसको ये जो है दिस इट वाज ए ट्रेडिशन इन द मुगल ड्यूरिंग द मुगल रीन। डिफाइन हिनाबंदी। हिनाबंदी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हिना डाई, यानी मेहंदी को लगाने की परंपरा थी। एप्लीकेशन मैंने मतलब किसी भी फेस्टिवल पर या कि मैरिज के समय, शादी के समय हिना जो है मेहंदी लगाई जाती थी हाथों पर। डिफाइन बीटल लीफ। बीटल लीफ क्या है? बीटल लीफ का मतलब होता है पान, जो कि विशेष अवसरों पर या कि उस समय तो देखा जाए तो एक मुगल डायनेस्टी के समय तो इसका बहुत ही अधिक यूज़ किया जाता था। डिफाइन सरापा। सरापा मीन्स हेड टू फुट, इसका मतलब होता है हेड टू फुट, यानी सिर से लेकर पाँव तक। इसका जो लिटरली मीनिंग होता है सरापा का, हेड टू फुट, सिर से लेकर पाँव तक। कंसिस्टेड ए ट्यूनिक, एक ऐसा कपड़ा होता था, उसमें ट्यूनिक होता था, टर्बन एक पगड़ी होती थी, एंड ए सास, ऐसे सास मीन्स पटका। पटका यानी एक तरह से जो गले में डालने वाला जो क्लॉथ कपड़ा होता है उसको पटका बोला जाता है। डिफाइन पदम मुरासा। पदम मुरासा क्या है? द लोटस ब्लॉसम सेट विद ज्वेल्स, जिसमें लोटस का यानी एक तरह से कमल, जैसे कमल खिलता है इसी प्रकार का एक ज्वेल का, कमल की आकृति में एक ज्वेल्स यानी रत्न का एक गहना या एक आभूषण बनाया जाता था, और उसका नाम था पदम मुरासा। डिफाइन नज़र। जैसे नज़र क्या होता है? NAZR, नज़र। नज़र का मीन्स होता है स्मॉल सम ऑफ मनी। जब कोई भी कॉर्टियर दरबार में आता था तो वो बादशाह को या तो नज़र देता था, नज़र का मतलब स्मॉल सम ऑफ मनी प्रेजेंट में, अगर उसके पास ज़्यादा रिसोर्स या वो
नहीं है तो वो उनको देता था नज़र। एंड अगर उनके वह इज रिचेस्ट एंड द प्रॉस्परस पर्सन, तो वो उन्हें देता था पेशकश, उसे बोला जाता था पेशकश। इसलिए पेशकश का मतलब मीन्स होता है लार्ज अमाउंट, और नज़र का मतलब स्मॉल सम ऑफ मनी, यानी धन का एक छोटा सा भाग। डिफाइन नाकिब। नाकिब मीन्स असर्स, अनाउंसर। जब बादशाह दरबार में आते थे तो उनके आने से पहले ही एक डिक्लेरेशन, एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा होती थी, और जो करने वाला व्यक्ति होता था तो उसको पर्शियन लैंग्वेज में नाकिब बोला जाता था, लेकिन उसका असल असर होता है उसर्स या अनाउंसर, यानी जो कि इस घोषणा करता था या अनाउंस करता था कि अब बादशाह दरबार में आने वाले हैं, और इसलिए इनको सब कुछ ठीक ठाक कर उनका सम्मान किया जाए। डिफाइन नौरोज़। नौरोज़ क्या है? द इरानियन न्यू ईयर और वर्नल इक्विनॉक्स, यानी जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है, जो सितंबर के समय जैसे कि अर्थ 2 डेज होते हैं, 21 सितंबर इन सितंबर एंड 21 मार्च इन मार्च, ये दोनों इक्विनॉक्स होते हैं। इनमें अर्थ के जो डे और नाइट इक्वल होते हैं। तो वर्नल इक्विनॉक्स पर, यानी सितंबर में 21 के करीब एक फेस्टिवल, जिसे कि जो कि पर्शियन फेस्टिवल है, एक्चुअली वो पारसी लोगों का है, उसे इरानियन न्यू ईयर बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉर्टियर थे वो ईरान से थे, तो इसलिए वो इसको सेलिब्रेशन इसका मुग़ल कोर्ट में होता था। इसको सिर्फ अगर किसी ने बैन किया तो वो सिर्फ औरंगजेब था, जिसने कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इट वाज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू द इस्लाम, इट इज़ रिलेटेड टू द अनदर रिलीजन एंड इट्स नेम इज़ पारसी। डिफाइन खिलत। खिलत क्या है? ए रोब ऑफ ऑनर, यानी एक सम्मान का एक वस्त्र, कपड़ा। ए गारमेंट वंस वॉर्न बाय एम्परर, यानी अकबर जो एम्परर जो एक बार कपड़ा पहनता था उसको दोबारा से नहीं पहना जाता था। एंड इम्ब्यूड विद हिज बेनिडिक्शन, और इस प्रकार उसमें उसको वो दूसरों को प्रदान करता था, और उसमें इम्ब्यूड माने परिलक्षित होता था हिज बेनिडिक्शन, उसकी दयाशीलता, दूसरों को भलाई करने की संभावना इसमें परिलक्षित होती थी, और इसे बोला जाता था खिलत। व्हेन डिड दारा शिकोह मैरी? दारा शिकोह की शादी कब हुई? और ये ईयर था 1633 AD इन आगरा। मेंशन द नेम ऑफ दारा शिकोह's वाइफ, उसकी वाइफ का नाम था नादिरा। हूँ आज नादिरा। नादिरा कौन थी? नादिरा वैसे तो वाइफ ऑफ लेकिन दारा शिकोह थी, लेकिन सी वाज द डॉटर ऑफ प्रिंस परवेज। अब प्रिंस परवेज वाज द ब्रदर ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ का छोटा भाई था परवेज, उनकी बेटी थी नादिरा, और उसकी शादी, उसकी मैरिज दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा बेटा था शाहजहाँ का, उसके साथ हुई। हूँ अरेंज्ड द मैरिज ऑफ दारा शिकोह एंड नादिरा, यानी इसके लिए अरेंजमेंट सारी किसने किए थे? प्रिंसेस जहारा। प्रिंसेस जहारा ने, डॉटर ऑफ शाहजहां एंड, यानी जो प्रिंसेस जो डॉटर ऑफ शाहजहां की बेटी थी शाहजहां, और मुमताज महल की जो उनकी सबसे बड़ी बेटी, उसका नाम था जहारा। एंड सती उन्निसा, चीफ मेड ऑफ लेट एम्प्रेस मुमताज महल। मुमताज महल जो थी, जो जिनकी डेथ हो गई थी 1631 में, जिसके नाम पे ताजमहल बना हुआ है, उनकी जो चीफ मेड मुख्य नौकरानी थी, उनका नाम था सती उन्निसा, और पहले हमने बताया प्रिंस जहारा। इन दोनों ने मिलकर दारा शिकोह जो कि जहारा का भाई था, उनकी शादी को अरेंज किया। वाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ वेडिंग ऑफ दारा शिकोह एंड नादिरा? इनकी जो टोटल कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट ऑफ वेडिंग की टोटल कॉस्ट क्या थी दारा शिकोह और नादिरा की शादी में? वो थी
₹32 लाख at that time. How much money did contribute by royal treasury in marriage? रॉयल ट्रेजरी मतलब शाही खजाने से इस मैरिज के लिए कितना धन प्राप्त हुआ? वो था 6 लाख रुपए रॉयल ट्रेजरी यानी शाही खजाने से प्राप्त हुए. हाउ मच मनी डिड कंट्रीब्यूट बाय प्रिंसेस जहारा? प्रिंसेस जहारा ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किए थे 16 लाख. हूँ कंट्रीब्यूटेड रेस्ट ऑफ मनी, और जो बाकी जो धन था वो किसने कंट्रीब्यूट किया, किसने दिया? वो थी नादिराज मदर. नादिरा की मदर ने दिया था. डिफाइन बेगम्स. बेगम्स कौन है? बेगम्स वाइफ्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज. देखिए बादशाह की 2 प्रकार की बेगम होती थी. एक को बोला जाता था बेगम्स, एक दूसरों को आगाज, यानी जो रॉयल फैमिलीज से आती थी पत्नियां, जो रॉयल यानी शाही परिवारों से, शाही खानदानों से आती थी, उन्हें बोला जाता था बेगम्स. और सेकंड है इसमें डिफाइन आगाज. आगाज अदर वाइव्स हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ, जो कि नोबल बर्थ की नहीं थी, यानी जिनका बर्थ नोबल नहीं था. डिफाइन मेहर. मेहर क्या है? द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश एंड वैल्यूबल एट डोर, यानी जो बेगम्स जो मैरिज हुई थी जिसको कि ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश, जिन्होंने यानी कैश लेकर, कैश और काफ़ी धन के साथ, जिनकी डोर का मतलब होता है दहेज लेकर शादी होती थी, तो उस दहेज को बोला जाता था मेहर. हूँ वर नॉन एज ख्वाजा सरा. ख्वाजा सरा कौन थे? स्लेव एनुकैंग्स, यानी ये जो बादशाह के जो होते थे स्लेव यानी गुलाम होते थे, और साथ में ये थर्ड जेंडर के लोग होते थे. मेंशन द नेम्स ऑफ 2 डॉटर्स ऑफ शाहजहाँ. शाहजहाँ की 2 बेटियों के नाम जहारा एंड रोशन आरा. विच न्यू कैपिटल बिल्ट बाई शाहजहाँ. शाहजहाँ ने नई कैपिटल एक बनवाई थी, उसका नेम क्या था? शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली. हु रोट हुमायूंनामा. हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम. गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ एम्परर बाबर. बाबर की बेटी थी, एंड बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया. तो उन्होंने लिखी थी बुक अपने, यानी अपने हुमायूं कौन था उनका? हुमायूं उनका भाई था. अपने भाई के लाइफ पर उन्होंने एक बुक लिखी और उसका नाम है हुमायूंनामा. गुलबदन बेगम, जैसे अब कौन थी गुलबदन बेगम? शी वाज द डॉटर ऑफ बाबर. डिफाइन गुलदस्ता. गुलदस्ता क्या है? बुके ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर को जब हम एक बुके में एक साथ एक में रखते हैं तो उसे गुलदस्ता बोलते हैं. हुवर शेख जादाज. शेख जादाज कौन थे? इंडियन मुस्लिम्स. इंडियन मुस्लिम्स वर कॉल्ड शेख जादाज. डिफाइन जाट. जैट. जाट क्या था? इंडिकेटर द पोजीशन ऑफ मुस्लिम हायरार्की, यानी मुस्लिम में एक हायरार्की थी, जो जितने वॉरियर्स थे, सेना थी, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो कि घुड़सवार होते थे, हॉर्समैन होते थे, जैसे कि 200, 500, 1000, तो उनको एक प्रकार से उनकी एक रैंक बना दी जाती थी, उसे जाट बोला जाता था. हुवर मनसबदार. मनसबदार कौन थे? हाई रैंक ऑफिशियल ऑफ मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट के मुगल कोर्ट के जो सबसे ऊंचे स्तर के हाई लेवल के जो कोर्टियर होते थे, साथ में जिनको अलग और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी, उनको मनसबदार कहा जाता था. हुवर उमरा और आमिर. उमरा और आमिर कौन थे? नोबल्स ऑफ मुगल कोर्ट. ये कौन थे? नोबल्स ऑफ मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट के नोबल या कि हाई क्लास ऑफिशियल्स.
एंड उमरा इज़ द प्लूरल ऑफ आमिर, और जो उमरा है वो आमिर का प्लूरल है। Students, after this we will start our theme 13, Mahatma Gandhi and the nationalist movement, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। यानी सिविल डिसोबीडियंस का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बियॉन्ड, उसके आगे भी क्या हुआ, इसमें सारी इवेंट्स को जो है डिस्क्राइब किया गया है। और ये हमारी जो बुक 3 है उसकी थीम 13 है। इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इज सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन। यानी हिस्ट्री ऑफ राष्ट्र, जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद का इतिहास है, अगर देखा जाए तो उसमें सिंगल इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को भी उस देश का की मेकिंग के साथ, निर्माण के साथ कई बार अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। दस फॉर एग्जाम्पल वी एसोसिएट गैरीबॉल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली। जैसे कि हम जो जूसेपे गैरीबॉल्डी थे उनको इटली के साथ जोड़ते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन विद द अमेरिकन वार, अमेरिकन जो वार है या अमेरिकन इंडिपेंडेंस है उसके साथ हम जॉर्ज वाशिंगटन को बोलते हैं, और उनकी आज़ादी के साथ। हो ची मिन विद द स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम और कॉलोनियल रूल। और अगर हम वियतनाम की बात करें तो उन्होंने उसमें जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किया था कॉलोनियल रूल को रिमूव करने का, वो थे हो ची मिन। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार महात्मा गांधी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन, इंडियन नेशन। यानी इस प्रकार भारतीय जो राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, उसके फादर के रूप में हम महात्मा गांधी को सम्मानित करते हैं या मानते हैं। इन सो फार एज गांधी जी वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रेवर्ड ऑफ ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये माना जाता है कि जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक सम्मानित महात्मा गांधी थे। दैट करेक्टराइजेशन इज नॉट मिसप्लेस्ड। लेकिन और इसको, ये जो करेक्टराइजेशन है इसको हम मिसप्लेस, गलत भी नहीं मान सकते। हाउएवर, लाइक वाशिंगटन और हो ची मिन, महात्मा गांधीज पॉलिटिकल कैरियर वाज शेप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। यानी वेवर, जैसे वाशिंगटन या हो ची मिन का जो पॉलिटिकल कैरियर शेप किया था वो एंड शेप्ड एंड कंस्ट्रेंड, यानी सोसाइटी ने, समाज ने उसको शेप किया और समाज ने ही उसमें यानी कुछ बाधाएं या डिस्टर्बेंस पैदा की। इन विच ही लिव्ड, यानी समाज ही एक व्यक्ति को शेप करता है उसके कैरियर को, और वो ही उसमें रुकावट बनता है। फॉर इंडिविजुअल्स इवन ग्रेट वंस, अगर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए, इवन ग्रेट वंस आर मेड बाय हिस्ट्री इवन एज द मेकिंग हिस्ट्री। और इस प्रकार देखा जाए तो एक व्यक्ति ही पूरी हिस्ट्री को चेंज करने की पावर रखता है। दिस चैप्टर एनालाइज, ये चैप्टर एनालाइज करेगा गांधी जी एक्टिविटी इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रूशल पीरियड 1915 टू 1948। 1915 में गांधी जी भारत में आ गए थे 9 जनवरी को, और 1948 में 30 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी। इसके बीच में जितना भी पीरियड है उसमें गांधी जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी उन्होंने वे सोशल वर्क और रिलीजियस हार्मनी के लिए वर्क करते रहे। इट एक्सप्लोर्स हिज इंस्ट्रक्शंस, और ये एक्सप्लोर करता है उनकी जो इंट्रैक्शंस थी विद डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी अलग अलग सोसाइटी के जो लोग थे उनकी इंट्रैक्शन या उनकी बातचीत, डिस्कशन लगातार बना हुआ था। एंड द पॉपुलर स्ट्रगल, और ये जो पॉपुलर स्ट्रगल था दैट ही इंस्पायर्ड
एंड लेड, जिसको उन्होंने इंस्पायर किया था और लेड किया था। इट इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज, और इसमें स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्स से जुड़े होते हैं। दैट हिस्टोरियंस यूज़, जिसको हिस्टोरियंस ने यूज़ किया है इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द कैरियर ऑफ ए लीडर, एक लीडर के कैरियर को रिकन्स्ट्रक्ट यानी पुनर्निर्मित करने के लिए, एंड ऑफ द सोशल मूवमेंट्स दैट ही वाज एसोसिएटेड विद, और इसमें सारे वो सोशल मूवमेंट्स भी हैं जिनसे वे लगातार जुड़े हुए थे। थैंक यू वेरी मच।